हेलो गाइस, वेलकम टू इकोनॉमिक क्लासेस। टॉपिक इन्फ्लेशन। इस टॉपिक को डिटेल में आपको समझाया जा रहा है। टॉपिक के मेन पॉइंट्स हैं कंसेप्ट, डेफिनेशन, कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन, मॉनेटरी पॉलिसीज टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। स्टार्ट करते हैं। कंसेप्ट। मुद्रास्फीति को सामान्यतः तेजी से बढ़ती हुई उन कीमतों से संबद्ध किया जाता है जो मुद्रा की क्रय शक्ति में तेजी से कमी ला देती हैं। जो इन्फ्लेशन शब्द है उसका अर्थ एक मार्केट की उस कंडीशन से है जहां मुद्रा के मूल्य में कमी के कारण वस्तु और सेवाओं के प्राइसेस में वृद्धि होती है। प्रोफेसर कीन्स ने अपनी बुक जनरल थ्योरी में बताया है कि मुद्रा की सप्लाई में होने वाली वृद्धि से समस्त मांग, उत्पादन और रोजगार बढ़ता है। विश्वव्यापी मंदी की समाप्ति तक न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के द्वारा परिभाषित इन्फ्लेशन से तात्पर्य था मुद्रा के परिमाण में अत्यधिक वृद्धि के फलस्वरूप प्राइसेस में बहुत तेजी से वृद्धि का होना। अब की डेफिनेशन देखते हैं। प्रोफेसर क्राउथर के द्वारा कहा गया है, इन्फ्लेशन वह कंडीशन है जिसमें मुद्रा का प्राइस गिरता है और वस्तुओं के प्राइस बढ़ते हैं। नेक्स्ट, गोल्डर विजय ने भी डेफिनेशन दी है। उन्होंने बताया कि मुद्रास्फीति उस समय उत्पन्न होती है जब वस्तुओं की उपलब्ध सप्लाई की तुलना में जो मुद्रा है, जो रुपया है, उसकी मात्रा में तेजी से वृद्धि होती है, वो तेजी से बढ़ता जाता है। इसी तरह से प्रोफेसर हाउट्रे के द्वारा भी डेफिनेशन दी गई है। उन्होंने बताया है, इन्फ्लेशन का अभिप्राय चलन की अत्यधिक निकासी है, यानी कि जब मार्केट में बहुत ज्यादा रुपया आ जाता है तो उसको मुद्रास्फीति कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन। मुद्रास्फीति के कारण। मुद्रास्फीति की कंडीशन उस समय होती है जब किसी भी वस्तु के लिए डिमांड की गई मात्रा उस वस्तु की सप्लाई की गई मात्रा से अधिक होती है। मुद्रा अर्थव्यवस्था में असमानता की स्थिति का कारण होता है, जो इस प्रकार है। जो मुद्रा इन्फ्लेशन है वो क्यों आता है? सबसे पहला पॉइंट है सार्वजनिक व्यय में वृद्धि। जनता पे किए गए व्यय में वृद्धि के कारण भी मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न होती है। जो गवर्नमेंट है उसका अनुपातिक व्यय डायरेक्ट रूप से इन्फ्लेशन को जन्म देने वाला होता है। इस तरह के खर्चों से जनसाधारण की मौद्रिक आय तो बढ़ती है, लेकिन वस्तु और सेवाओं का उत्पादन नहीं बढ़ पाता है और इसी वजह से जो प्रशासनिक सेवाएं हैं उनका विस्तार भी और सरकारी कर्मचारियों के वेतन भी, इन सब के कारण उनके वेतन भत्तों जो उनके इंक्रीमेंट होता रहता है उसका प्रभाव भी इन्फ्लेशन को बढ़ावा देने वाला होता है। नेक्स्ट पॉइंट है जनसंख्या में वृद्धि। देश की पॉपुलेशन में वृद्धि बलपूर्वक वस्तु और सेवाओं की मांग में वृद्धि करती है। इन्फ्लेशन के कारण वस्तु और सेवाओं के मूल्यों में वृद्धि होती है। नेक्स्ट, प्राकृतिक विपदाएं। प्राकृतिक प्रकोपों के कारण खाद्यान्नों को जो उत्पादन घटने के साथ साथ कच्चे पदार्थों की जो उपलब्धता है वो भी कम हो जाती है और इस कारण से औद्योगिक उत्पादन में भी गिरावट आती है। जैसे बाढ़ है, अकाल है, भूकंप है, इन सब का असर जो सीधा असर होता है वो कृषि के प्रोडक्शन पर, यानी कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पर पड़ता है। और जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं उनके कारण इकोनॉमी में वस्तु और सेवाओं को उत्पादन कम हो जाता है और इसके परिणाम से खाद्यान्न वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि भी होती है और कंट्री की इकोनॉमी में मुद्रास्फीति की दशा उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट, काले धन की अर्थव्यवस्था। टैक्स जो है वो प्रशासन की ढिलाई और अकुशलता के कारण बिना हिसाब की मुद्रा के कारण बढ़ता जाता है और इस वजह से काले धन के कारण इकोनॉमी को एक जन्म मिलता है जो अनियंत्रित रूप से वस्तु और सेवाओं की मांग उपस्थित करती रहती है और इसकी वजह से प्राइसेस बढ़ते रहते हैं और मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न होती रहती है। नेक्स्ट, औद्योगिक अशांति। जो श्रमिक होते हैं वो संगठित होकर अपनी मांग मनवाने के लिए हड़ताल करते हैं और इस प्रकार शक्तिशाली श्रमिक संघ अपने सदस्यों की उत्पादकता को बढ़ाए बिना ही उन्हें ज्यादा मजदूरी दिलवाने में सफल हो जाते हैं। और श्रमिक संघों की समय समय पर जो हड़ताल होती है, जो घेराव होता है और जो कार्य धीमा करने की प्रवृत्ति होती है, उसका भी प्रोडक्शन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। कभी कभी मिल मालिक भी जो होते हैं इनके विरोध में तालाबंदी कर देते हैं, लॉकआउट कर देते हैं कंपनीज का, फैक्ट्रीज का, और जिसके कारण प्रोडक्शन में कमी आती है और इसका परिणाम भी मुद्रास्फीति को जन्म देने वाला ही होता है। नेक्स्ट, परंपरागत तकनीक का प्रयोग। जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज होती है उनमें प्रोडक्शन के पुराने तरीकों को अपनाया जाता है क्योंकि जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनमें पूंजी की कमी होती है और वो नई टेक्नोलॉजी को नहीं प्रयोग कर पाते। इस कारण भी उत्पादन साधनों की कुशलता का स्तर जो नीचे ही रहता है और वस्तुओं की उत्पादन लागतें ऊंची हो जाने की वजह से इन्फ्लेशन उत्पन्न हो
जाते हैं। नेक्स्ट, युद्ध जनित आर्थिक दबाव। युद्ध के समय यूज किए जाने वाले उत्पादों के निर्माण के लिए कंट्री के आर्थिक संसाधनों का उपयोग किया जाता है और इस प्रकार सरकार को बहुत बड़ी मात्रा में खर्च करना पड़ता है। सार्वजनिक ऋण, करारोपण, ऐच्छिक अनुदान, ये आदि वित्त के सामान्य साधन है जो युद्ध के खर्चों को पूरा करने में असमर्थ रहते हैं। युद्ध के समय सरकार मूल्य नियंत्रण और राशनिंग व्यवस्था लागू करती है और इस प्रकार ये मुद्रास्फीति को दबाकर रखते हैं। टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। मुद्रास्फीति के बढ़ने के दर के आधार पर इनको कई भागों में बांटा गया है। सबसे पहले है रेंगती हुई मुद्रास्फीति, क्रीपिंग इन्फ्लेशन। जब इन्फ्लेशन की वृद्धि दर 3% तक होती है तो इसे रेंगती हुई मुद्रास्फीति कहा जाता है। सामान्यतः डेवलप्ड इकोनॉमी में यही प्रारूप उपस्थित होता है। यह किसी भी इकोनॉमी के लिए एक अच्छा संकेत होता है और यह बताता है कि इकोनॉमी में डिमांड है और कंजप्शन भी हो रहा है तथा आर्थिक समृद्धि भी होती रहेगी। नेक्स्ट, चलती हुई मुद्रास्फीति यानी कि वॉकिंग इन्फ्लेशन। जब इन्फ्लेशन की दर 3% से 10% के बीच होती है तब इसको वॉकिंग इन्फ्लेशन कहा जाता है। जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, इकोनॉमी हैं, उनके लिए यह एक सामान्य सी स्थिति होती है क्योंकि यहाँ पर डिमांड, कॉस्ट और संरचनात्मकता तीनों प्रकार के कारक उपस्थित होते हैं और ये इस बात का संकेत होता है कि अब इन्फ्लेशन को नियंत्रित किया जाना चाहिए। नेक्स्ट, भागती हुई मुद्रास्फीति यानी कि रनअवे इन्फ्लेशन। जब इन्फ्लेशन की दर 10% से ज़्यादा या 30% के बीच होती है तब यह भागती हुई मुद्रास्फीति कहलाती है। यह किसी भी इकोनॉमी के लिए एक अच्छा संकेत नहीं है। यह बताता है कि मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन को नियंत्रण से बाहर जा रही है और उसको कंट्रोल करना जरूरी है और इस कंडीशन में इकोनॉमी में बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। जो मुद्रा का मूल्य वो गिरता है और कॉस्ट ऑफ प्राइसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है सर पर दौड़ती हुई मुद्रास्फीति यानी कि हाइपर इन्फ्लेशन। जब इन्फ्लेशन नियंत्रण से पूरी तरह से बाहर चला जाता है तो ऐसी स्थिति को हाइपर या गैलोपिंग इन्फ्लेशन कहते हैं। यह इन्फ्लेशन का सबसे भयंकर स्वरूप होता है तथा इस पर काबू पाना लगभग असंभव होता है। प्रथम महायुद्ध के पश्चात जर्मनी में ऐसी ही कंडीशन उत्पन्न हो गई थी। नेक्स्ट, लाभ प्रेरक स्फीति यानी कि प्रॉफिट इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन। लाभ प्रेरक स्फीति यानी कि लाभ प्रेरक शक्ति वह होती है जो प्रोडक्शन कर रहे हैं उनको जब लाभ होता है वो उस कारण से पैदा होती है। कभी कभी उत्पादन लागत कम हो जाती है और प्राइसेस में गिरावट की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है। तो ऐसे समय में यदि गवर्नमेंट कृत्रिम उपायों के द्वारा कीमतों को नीचे गिरने से रोकती है तब प्रोडक्शन का जो लाभ है, उत्पादक का जो लाभ है वो बढ़ जाता है। प्रोडक्शन करने का प्राइसेस, प्रोडक्शन जो किया जा रहा है उसके प्राइसेस बढ़ जाते हैं और इस कंडीशन को जेएम कीन्स ने लाभ स्फीति की संज्ञा दी है। नेक्स्ट, वेतन प्रेरित स्फीति यानी कि वेज इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन। ये वह कंडीशन होती है जब श्रमिक अधिक वेतन की मांग करते हैं और जिससे प्राइसेस में वृद्धि होती है और मजदूरियों में वृद्धि के कारण वस्तुओं की उत्पादन लागत और कीमतें बढ़ने की दशा ही मजदूरी प्रेरित स्फीति कहलाती है। जब प्रोडक्शन में वृद्धि के बिना ही मजदूरी बढ़ाने के लिए शक्तिशाली श्रमिक संघ सफल हो जाते हैं तब इसको वेतन या मजदूरी प्रेरित स्फीति कहते हैं और यह उत्पन्न कंट्री में हो जाती है। नेक्स्ट, युद्ध से पहले की कंडीशन यानी कि प्री वॉर इन्फ्लेशन। युद्ध के खतरों का सामना करने के लिए गवर्नमेंट धन इकट्ठा करने के लिए जनता पर टैक्स लगा लेती है और जिसकी वजह से प्राइसेस बढ़ जाते हैं। शांतिकालीन मुद्रास्फीति का जन्म प्राय डेवलपिंग इकोनॉमी के में विकास परियोजनाओं पर भारी विनियोग करने के कारण होता है। नेक्स्ट, युद्धकालीन स्थिति यानी कि वॉर टाइम इन्फ्लेशन। युद्ध के समय में मुद्रा की मात्रा में वृद्धि, उत्पादन के ढांचे में परिवर्तन तथा विदेशी व्यापार की समस्याओं के कारण मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। युद्धकालीन इकोनॉमी में एक और बड़ी मात्रा में गवर्नमेंट सरकारी व्यय के कारण जन साधन की क्रय शक्ति बढ़ जाती है लेकिन दूसरी ओर वस्तु और सेवाओं का उत्पादन उसी अनुपात में नहीं बढ़ता है। इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन। मुद्रास्फीति विभिन्न वर्गों पर भिन्न प्रकार से प्रभावित करती है। इन्फ्लेशन के परिणाम स्वरूप वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों तथा व्यक्तियों और वर्गों की आय में समान रूप से वृद्धि नहीं होती। आय और धन के वितरण की असमानताओं तथा रोजगार एवं उत्पत्ति के साधनों की स्थिति में परिवर्तन के कारण इन्फ्लेशन का समाज के विभिन्न वर्गों और क्षेत्रों पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है।
फर्स्ट पॉइंट है उपभोक्ता वर्ग पर प्रभाव। समाज में रहने वाले प्रत्येक जो नागरिक है वो उपभोक्ता होता है, और जो कंज्यूमर है उसको हम दो भागों में बांटते हैं, एक निश्चित आय वाला तथा दूसरा परिवर्तनशील आय वाला। इन्फ्लेशन में परिवर्तनशील आय वाले उपभोक्ता लाभ में रहते हैं क्योंकि उनकी इनकम में इन्फ्लेशन के साथ साथ वृद्धि होती जाती है, लेकिन जिन उपभोक्ताओं की आय परिवर्तनशील रहती है स्फीति काल में उनकी आय बढ़ जाती है। नेक्स्ट, निश्चित आय वाले विनियोगी। इन्फ्लेशन के समय इन विनियोक्ताओं की आय तो निश्चित रहती है, परंतु वस्तु और सेवाओं के प्राइसेस में वृद्धि के कारण उनकी जो परचेजिंग पावर है वो कम हो जाती है। इन्फ्लेशन काल में सभी अच्छी कंपनियों के जो शेयर्स होते हैं उनके मूल्य बढ़ जाते हैं क्योंकि इनकी लाभ की दर में बहुत तेजी से वृद्धि होती जाती है। नेक्स्ट, श्रमिक वर्ग पर प्रभाव। मुद्रा प्रसार की दशा में किसी भी कंट्री में उद्योग धंधों का तीव्र गति से विकास होता है, जिससे एम्प्लॉयमेंट के अवसर बढ़ जाते हैं और साथ ही जिस रेशियो में मजदूरी बढ़ती है उससे कई अधिक वस्तुओं के मूल्य बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से श्रमिक का जीवन स्तर गिर जाता है। व्यापारिक तथा उत्पादक वर्ग पर प्रभाव। इस वर्ग में कृषक, व्यापारी, खान मालिक तथा अन्य प्रकार के उत्पादकों को सम्मिलित किया जाता है और इन्फ्लेशन की कंडीशन में इन लोगों को लाभ होता है क्योंकि कीमतों में वृद्धि के कारण इनके लाभ की मात्रा बढ़ जाती है। मुद्रास्फीति के कारण लोगों के हाथ में क्रय शक्ति की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे वस्तुओं की डिमांड भी बढ़ जाती है। नेक्स्ट, रोजगार में वृद्धि। इन्फ्लेशन टाइम में नए नए उद्योग तथा व्यवसाय स्थापित होने से एक महत्वपूर्ण लाभ यह होता है कि बेरोजगारी की मात्रा बहुत कम हो जाती है। अनेक देशों में प्राय सभी काम करने के इच्छुक और समर्थ व्यक्तियों को रोजगार मिल जाता है। नेक्स्ट, औद्योगिक अशांति। जब पूंजी और श्रम के झगड़े होते हैं तो तालाबंदी और हड़तालें होने लगती हैं। कुछ समय के लिए तो उत्पादन कार्य यानी कि प्रोडक्शन को बंद कर दिया जाता है और वस्तुओं का अभाव होने लगता है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन को प्रोत्साहित मिलने लगता है। नेक्स्ट, टैक्स में वृद्धि, करों में वृद्धि। इन्फ्लेशन टाइम में सरकार अपने बढ़े हुए खर्चों को पूरा करने के लिए नए नए टैक्स लगाती है या पुराने टैक्सों की दरों में वृद्धि करती है। मौद्रिक स्फीति काल में गवर्नमेंट अतिरिक्त मुद्रा को चलने से जो चलन होती है उससे कम करने अथवा जनता की अतिरिक्त आय को निष्क्रिय करने की दृष्टि से टैक्स में वृद्धि कर देती है और इसकी वजह से भी व्यापारिक क्षेत्रों में सरकारी नीति के विरोध को जो वातावरण वो उत्पन्न होने लगता है। नेक्स्ट है काले धन की अर्थव्यवस्था। कर प्रशासन की ढिलाई और अकुशलता के कारण बिना हिसाब की मुद्रा की मात्रा यानी करों की चोरी के रूप में बढ़ती जाती है। इससे काले धन की अर्थव्यवस्था को जन्म मिलता है जो अनियंत्रित रूप से वस्तुओं और सेवाओं की मांग पर दबाव उपस्थित करती है। इसकी वजह से प्राइसेस बढ़ते हैं और इन्फ्लेशन की कंडीशन उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मॉनेटरी पॉलिसीज टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, यानी कि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए कौन कौन सी मौद्रिक नीतियां अपनाई गई हैं। फर्स्ट है मुद्रा की मात्रा में कमी करना। जब चलन मुद्रा की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है तो इन्फ्लेशन उत्पन्न हो जाता है, यानी कि मार्केट में जब बहुत ज्यादा पैसा जाता है तो उसकी वजह से इन्फ्लेशन उत्पन्न होने लगता है। यदि इन्फ्लेशन भयंकर रूप धारण कर ले तब इसे समाप्त करने के लिए गवर्नमेंट को मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करना पड़ता है। इस नियंत्रण के लिए सेंट्रल बैंक कुछ बड़े नोटों को प्रचलन से वापस ले लेती है या फिर किसी विशिष्ट प्रकार के नोटों के चलन पर वो प्रतिबंध रुकावट लगा देती है। नेक्स्ट, साख नियंत्रण करना। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए साख नियंत्रण की प्रक्रिया को भी अपनाया जाता है। इससे सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंकों को यह राय देता है कि वह अधिक साख का सृजन न करें। सेंट्रल बैंक बैंक दर नीति, खुले बाजार की नीति, साख की राशनिंग और सीधी कार्यवाही के द्वारा साख मुद्रा की पर नियंत्रण कर लेता है। नेक्स्ट, करारोपण में वृद्धि। मुद्रा प्रसार के समय सरकार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ही प्रकार से टैक्सों की संख्या में और उनकी दरों को बढ़ाकर जो समाज के परचेजिंग कैपेसिटी यानी क्रय शक्ति है उसको कम करते हैं और इस प्रकार वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि को रोका जा सकता है। नेक्स्ट, अधिमूल्यन। इन्फ्लेशन को रोकने के लिए गवर्नमेंट को कभी कभी देश की मुद्रा का अधिमूल्यन करना पड़ता है। मुद्रा के अधिमूल्यन से आयात प्रोत्साहित होते हैं, इम्पोर्ट ज्यादा होते हैं और निर्यात कम होते हैं, जिससे कंट्री में वस्तुओं की मात्रा बढ़ जाती है जो मुद्रा प्रसार को रोकने के लिए बहुत सहायक होती है। नेक्स्ट, वस्तुओं को प्रोत्साहन देना।
मुद्रा प्रसार पर कंट्रोल करने के लिए जरूरी है कि गवर्नमेंट जो सेविंग्स है उनको प्रोत्साहित करे। इसके लिए बचत संबंधी योजनाओं का प्रचार प्रसार करना चाहिए और विभिन्न प्रकार की जो डिपॉजिट है, जो जमा है, उन पर इंटरेस्ट रेट को आकर्षक बनाकर जमाकर्ताओं को लॉटरी के द्वारा इनाम का प्रलोभन देकर गवर्नमेंट ऐच्छिक वस्तु को प्रोत्साहित कर सकती है। नेक्स्ट, सार्वजनिक व्यय में कटौती। मुद्रास्फीति के समय गवर्नमेंट के लिए अपने बढ़ते हुए खर्चों पर रोक लगाना बहुत कठिन होता है। फिर भी गवर्नमेंट अनुत्पादक मदों पर व्यय की राशि घटाकर तथा प्रशासनिक कुशलता के द्वारा आवश्यक खर्चों में मित्रता लाकर जो टोटल मांग है उसको सीमित करने की दिशा में सराहनीय कदम उठा सकती है। नेक्स्ट, उत्पादन में वृद्धि। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए दीर्घकालीन उपाय प्रोडक्शन में वृद्धि करना होता है। इसके लिए गवर्नमेंट के द्वारा जहां देश में कृषि और उद्योग धंधों को प्रोत्साहित करने की नीति को अपनाना चाहिए, वहीं उसे स्वयं भी उद्योग धंधों को स्थापित कर कुल प्रोडक्शन में वृद्धि करनी चाहिए। इसी के साथ ये टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। यदि आपको मेरा यह टॉपिक समझ में आया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर मेरी वीडियो को कर सकते हैं।